साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्योंकि पहले जो मुस्लिम समाज का आंदोलन सर सैयद अहमद ने चलाया था। साथ ही 1906 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन जो अंग्रेजों ने किया, बंगाल विभाजन का जो मकसद अंग्रेजों का था कि हिंदू मुसलमान के अंदर एक खाई पैदा हो, उनके दिमाग में एक बंटवारा की भावना पैदा हो, उनके अंदर गुटों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो। वो नफरत तो पहले से थी। तो हमको ये समझना है साथियों, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र और बाकी अवधारणा थी अभी, तो उसके कारण से जो डर का माहौल पैदा हुआ था, वो डर क्या था? अल्पसंख्यक की जो राजनीति थी वह 1857 के बाद थी। उस समय भले ही मुस्लिम जो है शासक थे हमारे देश के, मगर जब इनका शासन खत्म हुआ तो मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक थे और हिंदू जो है बहुसंख्यक थे हमारे देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आई, उनके आंदोलन जो चल रहे थे, चाहे ब्रह्म समाज का आंदोलन हो, चाहे आर्य समाज का आंदोलन हो, फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंद का आंदोलन हो, ये सारे सीक्वेंस में आंदोलन हुए। उन आंदोलनों ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और एक समाज के साथ में राज सत्ता के विकास की अवधारणा भी साथ में चल रही थी। तो साथियों, इसके कारण से मुसलमानों के अंदर ये डर पैदा किया गया कि इस चुनाव की जो आने वाली व्यवस्था है, इसमें मुसलमान तो अल्पसंख्यक हैं, इनका तो कोई भी प्रतिनिधि जीतेगा नहीं, तो इनकी चर्चा कौन करेगा, इनकी बात कौन रखेगा, इस तरीके का डर पैदा किया गया। और इसी डर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया धर्म के आधार पर। यह हमको ध्यान रखना है। जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के समय मुसलमानों की जो एक ताकत थी, राजनीतिक ताकत थी, जिसमें सर सैयद भी थे, उन्होंने इस विभाजन का समर्थन किया। उनको लगा कि हमारे लिए मुसलमानों का एक अलग से राज्य बन रहा है, इस राज्य में हमारे मुसलमानों के विकास का एक रास्ता खुलेगा। क्या अब हमको एकजुट होकर के एक राजनीतिक तरीके से हमको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी मुस्लिम समाज को इसका फायदा होगा। ये उनकी समझ विकसित हुई। और उसी के साथ में एक और कारण था जिसको हमको ध्यान रखना है कि जो ये बंगाल विभाजन चला था, उसमें जो आंदोलन चला था, उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी कि इसको धर्म के साथ जोड़ के चलाया जा रहा था, हिंदू धर्म के साथ जोड़ के चलाया जा रहा था। और हिंदू धर्म के सारे प्रतीकों का, मेलों का, इनका सबका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस पूरी गतिविधि का एक सिग्नल था कि ये जो लड़ाई हो रही है, ये हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही है, इसलिए मुसलमानों का इसमें कोई जगह नहीं है। मुसलमानों का बात ये लोग करते नहीं थे, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ते नहीं थे। बंगाल में भी शुरुआत में जो हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, तो वो लोग जो क्रांतिकारियों की भर्ती करते थे, उसमें मुसलमानों की भर्ती नहीं करते थे, केवल हिंदुओं की भर्ती थी। बहुत ही अपवाद होगा, एक आध मुसलमान उसके अंदर होगा। तो साथियों, इस सारी परिस्थिति के कारण से मुस्लिम लीग गठन का एक अवधारणा लोगों के अंदर पैदा हुआ। इसी के साथ क्या हुआ, तो उस समय का वाइसराय था मिंटो, उससे जाके मिले शिमला में, और उससे जाके मिल करके इन्होंने अपने मुस्लिम समाज के बहुत सारे सवालों को रखा, जिसमें खास तौर से जो प्रमुख सवाल था वो था कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी जाए। अब वो सुविधा क्या थी कि जिसके अंदर मुसलमान कैंडिडेट होगा मुस्लिम बहुल इलाकों में, और मुसलमान ही वोट करेंगे, ताकि सिर्फ मुसलमान जीत करके प्रतिनिधि चुन करके विधानसभाओं में जाए। तो ये था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसकी मांग रखी। अब इसी के साथ उन्होंने तुरंत जो है वो उनको लगा कि अब हमको अब एक संगठन बनाना चाहिए। तो साथियों, 1906 में बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सलीम उल्लाह खान, इसने एक बैठक बुलाई जो मुस्लिम प्रतिनिधि थी, जिसमें आगा खान भी थे, जो प्रतिनिधि मंडल था जो वहाँ गया था वाइसराय से मिलने के लिए, और एक बैठक बुलाई, बैठक में चर्चा की। वो इसी बैठक में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। 1908 में जो सम्मेलन हुआ अमृतसर में मुस्लिम लीग का, उस सम्मेलन में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को पारित करके अंग्रेजों के समक्ष रखा। इसी प्रस्ताव के आधार पर
जो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो जो सुधार का एक उन्होंने रिपोर्ट बनाया था, उस रिपोर्ट के आधार पर 1909 में नए सुधारों को लागू किया और उस नए सुधारों के अंदर मुस्लिम समाज के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अनुमति दे दी। उसके बाद से फिर देश के अंदर एक अलग तरीके की परिस्थिति बन गई। ये जो अलग निर्वाचन मंडल था, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो जो नीति था उसका बुनियाद था। और इसके बाद अंग्रेजों ने ये कहा था कि इसके बाद से भारत के अंदर अब एकता बनना मुश्किल होगा, और वही हुआ। इसके बाद से जैसे ही पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों को मिला तो मुसलमानों की एकता कायम हुई, मुसलमान और ज्यादा एकजुट हुए, और उसके बाद से हिंदुओं को ये लगा कि अब हमको भी एकजुट होकर के अपने समाज के लिए, अपने सुधार के लिए आगे संगठनों का गठन करना चाहिए। तो इसी के साथ साथियों 1907 में 1908 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। पहले छोटे रूप में पंजाब में हुआ था, क्योंकि इनका अधिवेशन भी पंजाब में हुआ था, और जो भी ये संगठन बन जाते थे हर साल ये अधिवेशन करते थे, और अधिवेशन कर करके उसका प्रस्ताव पारित करके अधिवेशन में अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। तो अंग्रेज जो खेल खेल रहे थे वो सबके साथ खेल खेल रहे थे, सबका इस्तेमाल कर रहे थे, सबको चढ़ा रहे थे, किसी को गिरा रहे थे, सब तरीके का खेल अंग्रेज खेल रहे थे। तो उसके बाद से हिंदू महासभा का गठन हुआ, और इसके बाद से साथियों 1915 में मदन मोहन मालवीय के ने कोशिश की और इसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा बना दिया। मतलब देश भर का पूरा हिंदुओं का संगठन बन गया। उसी तरीके से देश भर का मुसलमानों का संगठन बन गया, मुस्लिम लीग। यहां से दो गुट बन गए थे पक्के में, और यहां से जो सामूहिक एकता थी वो एकता खत्म हो गई थी। सामूहिक एकता, अब ऐसा लगने लगा था कि अब सामूहिक एकता बनेगी नहीं। दोनों धाराएं अलग अलग तरीके से अपने स्वरूप में चलना शुरू हो गई थी, और दोनों बंगाल विभाजन के समय में एक दूसरे के प्रति नफरत बो दी गई थी। एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा था, वो एक अपना अलग से मुसलमान राष्ट्र की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था। तो असल में अगर हम कहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो महात्मा गांधी या कांग्रेस ने नहीं कराया। वो बंटवारा जो मार्ले और मिंटो था, वाइसराय मिंटो था, उसने इस बंटवारे की आधारशिला 2009 में रखी थी, जिसके बाद सुनिश्चित हो गया था कि अब भारत देश के टुकड़े होंगे धर्म के आधार पर। तो ये साथियों यहां से हमको समझना है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग का गठन हो गया, और मुस्लिम लीग का फिर आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद से उन्होंने जो बंगाल विभाजन था 1911 में, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अब बंगाल विभाजन की जगह क्या चलने लगा, मुसलमानों का अलग तरीके का राष्ट्र, अलग तरीके का चुनाव क्षेत्र, इस तरीके की सिचुएशन हो गई। यहाँ हिंदुओं का अलग तरीके का राष्ट्र, अलग तरीके का सामाजिक विकास। तो अंग्रेजों ने उसको छोड़ के फिर आगे का एक नया, 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये नया खेल खेला, और इसके बाद से दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग करके अलग अलग राष्ट्र की अवधारणा लोगों के दिमाग में डाली, और दोनों लोगों ने अपनी इस अवधारणा के लिए काम किया। ये हमको समझना है। तो यहां से विस्तृत तरीके से एक और नया षड्यंत्र देश को बांटने का, फूट डालो राज करो की राजनीति का अध्याय शुरू हुआ साथियों। और जो 1909 का अधिवेशन था, इसमें क्या क्या था, क्योंकि अंग्रेजों से लगातार संघर्ष चल रहा था कि हमें जो भारत की सरकार है उसके अंदर हमारी भागीदारी बढ़े। कांग्रेस भी यही मांग कर रही थी, कांग्रेस का मुख्य आधार ही यही था। और बीच में जब ये 1906 में बंगाल विभाजन के समय आंदोलन हुआ, स्वराज का आंदोलन हुआ, बहिष्कार आंदोलन हुआ, तो इससे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना जिससे अंग्रेजों को लगा कि हमको दोबारा कुछ सुधार करने चाहिए, ताकि जो ये आंदोलन चल रहे हैं इनको हम रोक सकें और इनको कमजोर कर सकें। जिसके लिए उन्होंने 2009 के जो सुधार लेकर आए, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल
और उसके साथ में जो विधानसभाएं थी और राज्यसभाएं थी उनकी संख्या बढ़ाई, और उनकी संख्या बढ़ा करके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा करी, ताकि ज़्यादा लोग चुन करके विधानसभाओं में लोग आए। तो इससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस की मांग थी, जो नरमपंथी आंदोलन चल रहा था, उनको बड़ी राहत हो गई। कांग्रेस इस समय तक इसी समझ के साथ आगे काम कर रही थी। वो धीरे धीरे सुधार करके भारतीयों के हाथ में शासन व्यवस्था लाने का आंदोलन चला रहे थे, और यहाँ से उन्होंने पहली बार निर्वाचन व्यवस्था का शुभारंभ किया। तब कि इस समय सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, मगर यहाँ से निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई, ये हमको समझना है साथ। उसके साथ ही इसमें भी हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भी एक भारतीय रहेगा, ये पहली बार हुआ। और इसमें भारतीय के रूप में सबसे पहले जो आदमी थे वो सत्येंद्र सिन्हा जी चुने गए थे, जो इस अंग्रेजों की जो कार्यकारिणी थी उसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। विधायिकाओं के अंदर उन्होंने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया, साथ में भी कहा कि आप अपना बजट भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिम्मेदार पदों पे है उनसे सवाल पूछ सकते हैं, इसका अधिकार भी दिया इस संशोधन के साथ। जो जिन्ना थे, जिन्ना इसी पृथक निर्वाचन जो मंडल था उसी में चुन करके विधानसभा में पहुंचे। जिन्ना है वो मुस्लिम लीग की तरफ से एक राजनीतिक नेता के रूप में सामने आए। उसके बाद से जो होम रूल आंदोलन चला था उसमें एनी बेसेंट के साथ में जिन्ना भी थे। गांधी जैसी आए, गांधी के आने के बाद असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चला, जिसको हम आगे बताएंगे। और इसी के साथ में साथियों हिंदुत्व की थ्योरी सावरकर लेके आए थे। हिंदुत्व की थ्योरी लाने के बाद में हिंदू मुसलमान का बंटवारा का एक बड़ा आधार तैयार हो गया था। और 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें एक छात्र थे रहमत चौधरी, उन्होंने भी इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को उठाया। और 1937 में जब सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया तो इलाहाबाद में इनका अधिवेशन हुआ। उसमें सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत रखा, और सावरकर ने कहा कि हमारे देश के अंदर एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र हैं। इस समय तक जो हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग थे उनके अंदर ये धारणा आ गई थी कि मुसलमानों का राज्य अलग होना चाहिए और हिंदुओं का राष्ट्र अलग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने दो राष्ट्र की थ्योरी दी। हमको यहाँ ये भी समझना है साथियों, जो आज आरएसएस के लोग और हिंदू दर्शन के लोग जो भी है, हिंदू महासभा जो भी है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा को कांग्रेस को और महात्मा गांधी के ऊपर थोपते हैं। मगर हम इस पूरी चर्चा को जब समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुस्लिम लीग और खासतौर से हिंदू महासभा और हिंदू दर्शन के लोग हैं, दोनों का जो कार्य पद्धति है, दोनों का जो समझ है, उसका नतीजा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जबकि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को रोका, ये हमको समझना है। महात्मा गांधी ने रोका, बाकी लोगों ने रोका। कांग्रेस का रोल इस तरीके से था कि मुस्लिम लीग एक अलग तरीके से रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी और हिंदू महासभा एक अलग तरीके के रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। तो दोनों को इकट्ठा बांधने का काम कांग्रेस कर रही थी कि भैया अलग अलग ना भगो, सब मिलकर के एक राष्ट्र बनाओ, जो धर्माधारित राष्ट्र नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, सब लोग इसी देश में रहो, ये अलग अलग राष्ट्रों की बात ना करो। तो ये कांग्रेस कर रही थी उस समय। और यही जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, वामपंथी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी लोग थे, समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, वो भी इसी धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के साथ राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। ये हमको समझना है। तो 1937 के अधिवेशन में सावरकर की थ्योरी आने के बाद जो मुस्लिम लीग का आंदोलन चल रहा था उसको भी बल मिला। और मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा, देखो हमने कहा था ना कि ये हिंदू राष्ट्र वाले ये खुल करके ये कहते हैं कि हम अलग से राष्ट्र बनाएंगे, उस राष्ट्र में मुसलमानों के कोई अधिकार नहीं होंगे। और यही बात हिंदुत्व की थ्योरी में सावरकर ने कही। हिंदुत्व की थ्योरी आगे मैं समझाऊंगा आपको।
हिंदुत्व की थ्योरी में क्लियर कट था कि हमारे देश के मुसलमानों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये हिंदुत्व की थ्योरी में है। जो भी अल्पसंख्यक हैं, और हिंदुत्व की थ्योरी को समझाया गया कि हिंदुत्व की थ्योरी में कौन कौन से लोग आते हैं, ये सावरकर ने समझाया। तो ये साथियों पूरी एक इतिहास है, पूरे एक परिदृश्य है, पूरी एक परिस्थिति है जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को जन्म दिया। तो ये मुस्लिम लीग का इसके बाद से 1837 के बाद खुल करके पाकिस्तान आंदोलन शुरू हुआ। पाकिस्तान आंदोलन में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग रखी गई, और 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र बनाया जाए, और इस प्रस्ताव को पारित करके अंग्रेजों को सौंपा गया। तो ये समझना है। और 1937 के बाद हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान खुले रूप से घोषित तरीके से उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। अब यहां से क्या चालू हो गया था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगी थी, और जो हिंदू महासभा है आरएसएस है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे थे, और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कर रही थी, और इस धर्मनिरपेक्ष के राष्ट्र में समर्थन कम्युनिस्ट भी कर रहे थे। एक धारा तो ये हो गई। दूसरा साथ ये जो धारा बन रही थी, जिसको हमको समझना है राजनीतिक रूप से, कि हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा थी उस समय तक मुसोलिनी और हिटलर फांसीवादी विचार यूरोप में विकसित हो गए थे। हिंदुत्व की अवधारणा के बाद से गोलवर्कर ने विचार नवनीत और साथ में हम और हमारी राष्ट्रीयता नाम की पुस्तक लिख करके ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने आपको पीछे वीडियो में बताया कि फांसीवादी जो विचारधारा है वो किनकी समर्थित विचारधारा थी? पूंजीपति, कुलीन वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग और साथ में धर्म के लोग। तो ये तीनों का गठजोड़ मिला करके ये सांप्रदायिक विचारधारा, फांसीवादी विचारधारा का जन्म हुआ। ये तीनों लोग मिलकर के इस फांसीवादी विचारधारा को पालते और पोसते हैं। तो ये हमने फांसीवाद का जो विचार का वीडियो है उसमें विस्तार से समझाया। यदि आपने उसको नहीं सुना हो तो उसको सुन लें। तो उसी अवधारणा से ये तंत्र जो है हिंदू राष्ट्र और उग्र पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहता था, फांसीवादी विचारधारा के सिद्धांत से। एक धारा तो ये चल रही थी साथियों। दूसरी जो धारा थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा के साथ में जो हमारे देश के पूंजीपति थे, उन पूंजीपतियों का ये अगुआ दस्ता था और ये पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। ये दूसरी अवधारणा थी। इसी के साथ में तीसरी अवधारणा जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, वामपंथी आंदोलन था, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा के साथ में समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। तो तीन तरीके की अवधारणाएं हमारे देश में चल रही थी आजादी के आंदोलन के समय में। यह हमको ध्यान रखना है। और तीनों गुटों की अलग अलग लक्ष्य थे, यह हमको समझना है। जिसमें आजादी के आंदोलन के समय तक देश की जनता ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा और उसके साथ में ये पूंजीवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था को आगे समझाऊंगा, कांग्रेस की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस समय वो समाजवादी व्यवस्था की तरफ भी उनका झुकाव था। तो इस तरीके की एक लचीली अवधारणा को लागू किया। मगर उस समय हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा था उसके राष्ट्र को रिजेक्ट किया देश की जनता ने, तो ये उसमें सफल नहीं हो पाए। और जो हमारे देश में कम्युनिस्ट बिल्कुल समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे क्रांति करके, वो वाली भी अवधारणा देश की जनता को नहीं समझा पाए और उस तरीके की क्रांति नहीं कर पाए। इसके बाद से हमारा राष्ट्र बना और संविधान बना और आगे फिर विकास हुआ। तो ये साथियों मुस्लिम लीग के साथ में जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो भी मैंने आपको समझा दिया साथियों। अब साथियों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और हम आपसे निवेदन ये करते थे कि अब आगे से जो हम बात करेंगे वो हम अलग अलग धाराओं में करेंगे।
एक धारा होगी कांग्रेस की, दूसरी धारा होगी क्रांतिकारियों की, तीसरी धारा होगी हिंदू दर्शन के राष्ट्रवादियों की, फांसीवादी विचार की, चौथी धारा होगी जो कम्युनिस्ट आंदोलन था, समाजवादी विचारधारा, उसकी धारा क्या होगी। उसके अलावा मुस्लिम लीग का मैंने मोस्टली चीज़ें समझा दी हैं, और जो बची खुची चीज़ें हैं मुस्लिम लीग के आंदोलन की, उसको हम आगे एक आध वीडियो में और कवर कर देंगे, पाकिस्तान आंदोलन को कवर कर देंगे। तो इस तरीके से सारी जो धारणाएं हैं और अवधारणाएं हैं जो, उनको हम अलग अलग धारा में अब आगे से कवर करेंगे साथियों। तो यह भी ध्यान रखना ताकि पूरी एक एक धारा हमारे साथियों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो साथियों अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अपीलें करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और हमारे जो चैनल की प्ले लिस्ट है उसमें दर्शन सीरीज के वीडियो हैं उनको जरूर सुने। उसके अलावा और भी बहुत सारी सीरीज बनी हुई हैं, उसमें उनके वीडियो भी सुने। और आपसे विनम्र अपील है कि सारे वीडियो को, जिसको हमने बहुत मेहनत से तैयार किया साथियों, आम जनता में शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि आम जनता इस हमारे देश के असल इतिहास को, असल जानकारी को, असल परिस्थिति को समझ सके। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।